तो नमस्कार। अभी इस वर्ष हमने ग्लोबल वार्मिंग का असर अपनी खेती के ऊपर देखा और हम सभी जानते हैं कि इस बार फरवरी के बाद एकदम से गर्मी बढ़ना शुरू हुई जो मार्च में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। और इसका परिणाम ये हुआ कि जो फसलें हमारे खेत में खड़ी हुई थीं, जो अप्रैल और मई में कटने वाली थीं, उनके क्वालिटी के ऊपर, उनकी उत्पादकता के ऊपर इस गर्मी की लहर का बहुत बुरा असर हुआ। और फसल में ख़ास तौर से गेहूं के जो दाने हैं वो छोटे हो गए, वो चमक विहीन हो गए, उनका आकार बहुत छोटा हो गया और उत्पादकता 5 से 6 क्विंटल पर हेक्टर घट गई। ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है जब हम ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव या बदलते जलवायु परिवर्तनों का प्रभाव अपनी खेती के ऊपर देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे यहाँ मानसून या सीजन थे, अलग अलग जो ऋतुएं थीं, उनका टाइम बिल्कुल बदल गया है और हम आज भी खेती उन ऋतुओं के आधार पर ही करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो अधिकांश खेती है 70% वो अभी भी मानसून पर आधारित है और मानसून कुछ निश्चित समय के लिए ही आता है। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और इसके कारण लोगों को समझ में आ रहे हैं कि ये किन कारणों से हो रहा है। और ख़ास तौर से इसका सबसे बुरा असर जो है वो हमारी मिट्टी के ऊपर पड़ रहा है। और आज दुनिया इस बात को लेके बहुत चिंतित है कि अगर हमारे किसान इसी तरह से जिस तरह अभी खेती कर रहे हैं कुछ और साल तक खेती करते रहेंगे तो शायद हम अगली 1 या 2 पीढ़ी के बाद उनके लिए कोई भी मिट्टी सतह पे छोड़ के नहीं जाएंगे और उन्हें अपने खाद्यान्न के लिए दूसरे तरीके अपनाने होंगे। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि जो मिट्टी है वो एक जीवित तत्व है। मिट्टी को कभी भी भारतीय संस्कृति में मृत उत्पादक का कारक नहीं माना गया है। अगर आप जब से हमारे यहाँ श्लोक मिलते हैं या साहित्य उपलब्ध है, हमेशा से हमने मिट्टी की पूजा की है और उस मिट्टी को ही हम प्रधान तत्व मानते रहे हैं, जिसमें से न केवल पूरी प्रकृति का जन्म होता है बल्कि मानव का जाति का भी जन्म हम मिट्टी से ही मुख्यतः मानते रहे हैं। लेकिन पिछले खासतौर से 4 दशकों में हमने देखा कि जैसे जैसे कृषि पद्धति वैज्ञानिक तरीके से की जाती गई, वैसे वैसे कृषि के जो दुष्परिणाम हैं वो मिट्टी के ऊपर दिखाई देने लगे। इसके लिए जो अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, उनने एक बहुत अच्छा मानचित्र तैयार किया है जिसको वो कहते हैं द सॉइल फूड वेब। इसमें क्या होता है, अगर हम इस पूरे चक्र को समझें तो ये एक लेन देन की परस्पर प्रक्रिया है जो मिट्टी के अंदर और मिट्टी के ऊपर हमेशा चलती रहती है। इसमें जो पहला लेवल है, उसमें जब पेड़ उग आते हैं मिट्टी में तो वो सूरज से गर्मी ग्रहण करते हैं और ख़ासतौर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सोखते हैं। और हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा वो अपने अंदर खाद्यान्न भोजन बनाते हैं और उनकी जड़ों तक वो पहुंचाने के लिए वो कार्बन को शक्कर में परिवर्तित करते हैं। सेकंड जो लेयर है उस जिसको हम ट्रॉपिक लेवल कहते हैं, इसमें क्या होता है, जो पत्तियां गिरती हैं टूट के या जो घास वगैरह सूख जाती है तो वो डिकम्पोज होती है और वो वहाँ पर सड़ती है और उसके अंदर जो पैथोजेंस हैं, पैरासाइट्स हैं और रूट फीडर्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं। फिर जो थर्ड लेयर होती है उस पर जो पत्तियों के ऊपर जो लोग कीटाणु आते हैं, इसमें श्रेडर्स हैं, प्रेडेटर्स हैं और ग्रेजर्स हैं जो घास आके या चीज़ें आके खाते हैं। फोर्थ लेवल जो है वो हाई लेवल के प्रेडेटर्स होते हैं जिसमें चिड़िया और दूसरी तरह के चीज़ें होती हैं
और फिफ्थ और हायर ट्रॉपिक का जो लेवल है उसमें जो प्रेडेटर्स हैं वो बड़े जानवर आते हैं। तो ये एक पूरा लेन देन की प्रक्रिया चलती रहती है। जब पेड़ जड़ों में शक्कर बनाता है तो वहाँ जो फंगस है, जो बैक्टीरिया है, जो नेमिटोड्स हैं, प्रोटोजुआ है, उनके लिए वो खाना बनता है। और ये खासतौर से फंगस जो है वो दूर दूर से पेड़ के लिए मिनरल्स और आवश्यक चीज़ें लाके उनकी जड़ों में देते हैं। तो ये बड़ा वेब क्रिएट होता है। पर जब हम गहरी जुताई करते हैं तो ये ज़मीन जो है वो एक्सपोज हो जाती है और ये पूरा चक्र जुताई की वजह से टूट जाता है। इससे क्या होता है कि हमारी फसलें कम होने लगती हैं, उत्पादकता कम होती है, और हम क्या करते हैं कि फिर उसमें जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र है, केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स हैं, उनका उपयोग करते हैं। अभी क्या हो रहा है कि जो नेचुरल चीज़ें सड़ती हैं वो ये पैथोजेंस, बैक्टीरिया और फंगस, प्रोटोजुआ, नेमिटोड्स के थ्रू जड़ों को मिलती हैं और ये एक चेन चलती है। पर जब हम केमिकल का उपयोग करते हैं तो केमिकल सीधे जड़ों में चले जाते हैं और वो इस नेचुरल प्रोसेस को बाईपास कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि फसलें तो बहुत अच्छी होने लगती हैं, पर फसलों के ऊपर फिर पेस्टिसाइड बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको खाने वाले जीव जो फूड चेन है वो टूट जाती है। तो जब पेस्टिसाइड बढ़ते हैं तो हम फिर पेस्टिसाइड का उपयोग करने लगते हैं। फिर पेस्टिसाइड जब कुछ दवाओं में जो है वो उससे इम्यून हो जाते हैं, उससे नहीं मरते हैं, तो हम और हाई क्वालिटी की दवाएं या ज़्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। और ये इस तरह से एक दुष्चक्र हमने अपनी खेती के अंदर बना लिया है। इसका परिणाम ये हुआ है कि जब भी हम पेड़ों को काटते हैं या मिट्टी को इस तरह से ट्रीट करते हैं तो मिट्टी के अंदर जो कार्बन है और जो दूसरी गैसें हैं वो उत्सर्जित होके एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं, और इससे ग्लोबल वार्मिंग जिन कारणों से हो रही है उसमें कृषि और उससे लगे हुए उद्योग धंधों का 26% योगदान है, जिससे जो कार्बन बढ़ने से हमारे ग्रीन हाउस को नुकसान हो रहा है। तो अभी ये एक पूरी प्रक्रिया को रिवर्स करने वाली बात चल रही है, और हिंदुस्तान में भी हमारे देश में परंपरागत खेती को भारत सरकार बढ़ावा दे रही है। किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, जीरो बजट खेती कर रहे हैं, जीरो टिलिंग खेती कर रहे हैं, या आधुनिक तरीके से अगर कही जाए तो वो कार्बन फार्मिंग की ओर भी बढ़ रहे हैं। तो जब भी अभी आप खेतों में जाइए, अभी रबी की फसल कट गई है और खरीफ की फसल अभी नहीं है, सभी खेत खाली पड़े हुए हैं जब, और उनमें जुताई की हुई है। तो इससे क्या हो रहा है, जब हवा चलती है तो ऊपर की मिट्टी वहाँ से उड़ जाती है और ये जो उर्वरक तत्व हैं मिट्टी के अंदर वो वहाँ से चले जाते हैं, या जैसे ही पानी बरसेगा तो ये मिट्टी, चूँकि वहाँ अब पेड़ नहीं है, घास फूस नहीं है, तो मिट्टी का क्षरण बहुत ज़्यादा होता है, इरोजन होता है, और वो मिट्टी ऊपर की बह जाती है, और अंदर जो मिट्टी के नीचे रेत हमें हाथ में लगती है और जिसमें हमें बार बार खेती करने के लिए सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का उपयोग करना पड़ता है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग को समझने के लिए ये सॉइल फूड वेब को समझना बहुत आवश्यक है, और मुझे उम्मीद है कि हमारे किसान और जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो एक्सटेंशन का काम कर रहे हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, जो किसानों के साथ काम कर रहे हैं, वो इस सॉइल वेब की तरफ हमारे लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे, क्योंकि ये अकेले नीति बना देने से या सरकारों के प्रयत्न से होने वाली चीज़ नहीं है। इसके लिए हर किसान को हर खेत में कोशिश करना होगी, तभी ये प्रक्रिया को हम रिवर्स कर सकते हैं। और इसके लिए हमें प्लांटेशन को बढ़ाना होगा, हमें जो जानवर पालते हैं उनके चरने के तरीके को नियंत्रित करना होगा, और हमें जो खेती करने की पद्धतियां हैं, गहरी जुताई करने की जो प्रवृत्ति है, इससे बचना होगा। और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बदलाव करना होंगे। अगर हम संक्षिप्त में कहें तो हमें फिर से उस वैदिक युग की तरफ
जाना होगा और उन वैदिक कृषि की पद्धतियों को समझ के ही खेती करना होगी, जिसमें इतने हजारों करोड़ों करोड़ों साल से ये संस्कृति चलती आ रही है और आगे भी हमारी संतति इस पृथ्वी को माँ मानकर अपना भोजन को पा सके, ऐसी हमें व्यवस्था करना चाहिए। ये केवल हमारे जीविकोपार्जन के लिए नहीं है, ये हमें एक पूरी धरती को बचाने के लिए है, क्योंकि मानव जाति के लिए और कोई ग्रह नहीं है। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं पर अल्टीमेटली हमें रहना इसी ग्रह पे है, तो इस ग्रह को बचाने का या संरक्षित करने का दायित्व भी हमारा ही है। तो आइए हम सब मिलके इन पद्धतियों को जानें और अपनी खेती करने के तौर तरीके में ऐसे बदलाव लाएं ताकि प्रकृति और मृदा संरक्षित हो, उसकी उत्पादकता बढ़े और उसमें हमारी संततियां आगे फलें फूलें और हमारी संस्कृति का विकास हो। धन्यवाद, नमस्कार।